हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो कि CCSU ओरिएंटेड होगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं सिलेबस। तो सिलेबस में जो हमारा यूनिट 1 से लेकर 8 तक आ रही हैं, यहाँ पर हम यूनिट्स को देख रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 एंड 2, 8। पहली यूनिट हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। दूसरी यूनिट हमारी पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड है। तीसरी यूनिट हमारी रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनके वर्किंग इश्यूज चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड है हमारी चौथी यूनिट। फिर आते हैं हम कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, ऑटोनॉमी, अरेंजमेंट, और ये है हमारी एंड की 3 यूनिट्स। तो अब जो हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये हम करेंगे अपनी यूनिट 3 से, जो कि रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है हमारी यूनिट 3, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी यूनिट 3 से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब ये जो यूनिट 3 है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम रिलेट करेंगे अपने चैप्टर से। तो यहाँ पर कुछ हम लगभग 1.5 आवर लेंगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के जो भी सारी यूनिट्स हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम बता देते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उनके वर्किंग और इश्यूज़ और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, एग्जामिन द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, नीट 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, पंचायती राज क्या होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ पर अचीवमेंट्स आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें एक लिंक प्रोवाइड कराएगा। पहले मीनिंग देखेंगे, फिर उसके फीचर्स देखेंगे, और फिर बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है, डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट रूरल लेवल इन इंडिया। हमें मीनिंग जानना है लोकल गवर्नमेंट एट रूरल लेवल पर, और उसके फीचर्स जानने। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड रेमेडीज टू द प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट लेवल। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का क्या मतलब है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर देते हैं एक ग्रास रूट लेवल पर, सारी जो कि ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स with the power of the administration to provide remedies to the problem at the grassroots level. The local administration also protect the people when those powers are abused by these authorities. अब क्या होता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को जब पावर जो है उनकी अब्यूज़ हो जाती है किसी अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को हटाने में मदद करता है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली वर्क कराने में काम करता है। इन अ वेलफेयर स्टेट मैनी प्रोग्रेसिव स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। वेलफेयर को बढ़ाने के लिए लोगों को और प्रोग्रेस करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर या ग्रास रूट लेवल पर, तो जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव स्कीम्स लाते हैं, कोई प्रोग्राम्स लाते हैं और लॉन्च करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, हम मनरेगा में बात करते हैं। जो MG नरेगा है उसमें हम क्या देखते हैं कि अर्बन जो रूरल लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने में या उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में
मनरेगा काम करता है। तो इसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर हमने क्या देखा कि जो स्टेट है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है और प्रोग्रेसिव स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है। These execution and implementations are the responsible of the local administration. Local administration is based upon making decisions. जो local administration होता है वो decision making पर based होता है regarding the demands of local people of an area. जो उस एरिया के लोग हैं उनकी क्या डिमांड है, उनकी डिमांड को लेकर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी डिसीजन मेकिंग करता है और इम्प्लीमेंट करता है ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल का मतलब यहाँ पर है कि विलेजेस पर, विलेज बेस पर यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है स्कीम्स का, पॉलिसीज़ का और प्रोग्राम्स का, उसको हम यहाँ पर ग्रास रूट लेवल कह रहे हैं। इट फंक्शंस ऑल्सो इंक्लूड सेंडिंग द एडवाइजरीज टू द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। ओके, SK डे हैं वो अपनी एक बुक में, पंचायती राज बुक में कहते हैं, मॉडर्न साइंस कॉल्स फॉर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइडर कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंकिंग एक्शन देन इज़ फीजिबल इन अ सिंगल विलेज। यानी कि जो मॉडर्न साइंस है और जो उसका एडवांस्ड स्टेज है वो ऑर्गेनाइजेशन और वाइडर कोऑर्डिनेशन से होगा जब लोग थिंक करेंगे, कोई एक्शन लेंगे सिंगल विलेज पर। यानी कि विलेज लेवल पर अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बनाएंगे, कोई वाइडर कोऑर्डिनेशन रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मॉडर्न साइंस एडवांस होगा, एडवांस स्टेज पर जाएगा। वेदर और नॉट वी लाइक इट देयर विल बी नो रूम, वेदर और नॉट वी लाइक इट देयर विल बी नो रूम in the wide world of tomorrow for pockets of poverty, ignorance or disease infuse in minds of the rural people a spirit of self-help, self-dependency and self-reliance and to obtain their goals. Planners viewed the पंचायती राज as unit of administration. अब हमें जो इम्पोर्टेंट देखना है वो देखना है यहाँ से, प्लानर्स से। अब प्लानर्स व्यूड, जो प्लानर्स है उन्होंने देखा जो पंचायती राज यूनिट्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, एंड द गवर्नमेंट सॉट सपोर्ट फ्रॉम दीज यूनिट्स टू हेल्प इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ देखा जो प्लानर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि पंचायती राज जो यूनिट्स है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानिंग में और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंट करने में काम आएगी विलेजेस लेवल पर। और जब हम विलेजेस लेवल पर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब हम क्या देखते हैं, लोकल पार्टिसिपेशन वॉज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लोकल पार्टिसिपेशन जब हम देखते हैं इन तरीके के इंस्ट्रूमेंट में तो हम क्या देखते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनका और अच्छी तरीके से क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब जो 5 ईयर प्लान्स हैं पंचायत राज के रोल में दे रखे हैं हमें परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस डेवलपमेंट करने के लिए, तो द व्यू दैट पंचायत वर यूनिट्स ऑफ कोडेड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के तौर तरीके से अपने पंचायती राज को या पंचायत को चला रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं एक विलेज लेवल पर। This is fact, the Panchayat Raj institution is considered as the grassroots level body serving various civic and developmental activities for the rural people। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि जो पंचायती राज हैं वो क्या कर रही हैं, ये जो पंचायती राज है हमें मदद कर रही हैं कई सारी सिविक सेंस बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल पीपल के लिए। ठीक है, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पर हमने देखा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये हम ऊपर वाला जो हम क्वेश्चन छोड़ कर आए थे, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखेंगे कि इसका इमर्जेंस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी जाते हैं, जो कि हमें याद भी करने चाहिए। अब दे आर बेसिकली ग्रास रूट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल मासेज इन वेरियस डायमेंशंस। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये क्या है बेसिकली
ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें रूरल मासेस को अपलिफ्टमेंट दिलाने में काम करता है कई सारे डायमेंशंस में। अब यहाँ पर ये कई सारे डायमेंशंस किस तरीके से आएंगे, ये कई सारे डायमेंशंस आएंगे जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में, सैनिटाइजेशन में, एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन में और एक्सेट्रा, इन सब तरीके की चीज़ों में ये जो डायमेंशन है ये बोली जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब हम बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशंस आर अंडर द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, इलिटरेसी एंड डिग्रेडेशन। तो यही हमने देखा कि जो कई सारे रूरल पॉपुलेशन है इन सब चीज़ों से वे जूझ रहे हैं, ये सब उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, माल न्यूट्रिशन हो गया, इलिटरेसी हो गई या डिग्रेडेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर क्या लाई जाती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाई जाती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी इरेडिकेट कर सकते हैं, मल न्यूट्रिशन को हटा सकते हैं, एक बेटर कंडीशन ऑफ न्यूट्रियस फूड देकर, इलिटरेसी हटा सकते हैं वहाँ पर, एजुकेशन प्रोवाइड कर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ग्रास रूट लेवल पर कौन प्रोवाइड कराएगी, पॉवर्टी कौन हटाएगा, मल न्यूट्रिशन कौन हटाएगा, या न्यूट्रिशियस प्रोवाइड लोगों को कौन प्रोवाइड कराएगा, इलिटरेसी कौन हटाएगा, तो वो सब करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसलिए इनको यहाँ पर बनाया गया है। अब हम यहाँ आते हैं फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये था ना, डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमने मीनिंग तो देख लिया कि ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, लोगों की क्या हेल्प करती हैं, तो ये सब हमें लिखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस का मतलब है कि भाई पंचायती राज के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यहाँ पर आ जाता है जो कॉन्सेप्ट है पंचायती राज का, इज़ अनकॉन्स्टिट्यूनेबली इंडियन इन ओरिजिन। तो ये क्या है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसके फीचर्स। तो ये जो लोकल गवर्नेंस है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नेंस है वो बिना कोई क्वेश्चन करे हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका पंचायती राज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं आराम से कि इसका जो ओरिजिन है इंडियन ओरिजिन है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। विच आर जेन्युइन एंड इफेक्टिव डेमोक्रेटिक numbers of rural people to take genuine and effective participation in the development and democratic decision making process and it influence। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर, एक बिल्कुल नीचे लेवल पर जो हम देख सकते हैं, वहाँ पर एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के तहत, एक जेन्युइन पार्टिसिपेशन के तहत रूरल पीपल्स का वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने ही चीज़ों के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इन द माइंडफुल ऑफ द रूरल पीपल अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर गोल्स, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी। अब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पंचायती राज का, सिंस इट्स इंसेप्शन फेस्ड वेरियस इंटरप्रिटेशन बोथ फ्रॉम इट्स प्रोपोगेंडिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। On the one hand, emphasis was on maximum local autonomy and minimize of supervision and control by higher authorities। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि ये जो पंचायती राज है ये हमारी यहाँ आती है नीचे, ठीक है। अब ये जो पंचायती राज है हम इसको क्या देख रहे हैं, ये जो कंट्रोल होती है इसके ऊपर जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे, ठीक है। ये सब इसका देख रेख जो होती है सारी की सारी ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो देख रेख करती है, यानी कि किसके अंडर आती है, ये एक हायर अथॉरिटी के अंडर आती है। लेकिन ये क्या है, ये सेल्फ हेल्प भी है, सेल्फ रिलायंस भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किस पर होती है, ये किसी हायर अथॉरिटी से कंट्रोल होती है, जैसे कि स्पेशली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्पेशली द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम इसका लोकल ऑटोनॉमी है और मिनिमाइज इसका सुपरविजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, ऑटोनॉमी तो इसकी लोकल मैक्सिमम है, यानी कि अपने हिसाब से ये अपने आप के डिसीजंस ले सकता है, लेकिन इसको सुपरवाइज कौन करेगा, इसको सुपरवाइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ ये बात बोली गई है, ठीक है। यहाँ पर ये फीचर्स ही चल रहे हैं, बस यहाँ ये पॉइंटर्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
इनको हम पॉइंटर्स में बांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है द कॉन्सेप्ट पंचायती राज इस इंडियन ओरिजिन है इसका, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लार्जर पॉपुलेशन को अपनी डिसीजन मेकिंग करने में, माइंडफुल लोगों को करने में। तो यहाँ तक तो आ जाएगा इसका पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। फिर ये हो गया इसका पॉइंट 1। दूसरे पॉइंट आ जाएगा हमारा जो अभी हमने बात करी, कंट्रोल और मिनिमाइज लोकल ऑटोनॉमी वाला, ठीक है, स्पेशली ये वाला गवर्नमेंट तक। ऑन दी अदर हैंड, फिर यहाँ से आ जाएगा थर्ड पॉइंट, ये हमारा स्टार्ट होता है थर्ड पॉइंट यहाँ से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अदर हैंड। On the other hand, some considered it is to be ruination for the country. Another controversy related to the role of political parties in the Panchayati Raj institution. The term Panchayati Raj came into usage after the acceptance of recommendation on democratic decentralization of the Balwant Rai Mehta study team. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो क्या है पंचायती राज है, यहाँ पर ये जो पंचायती राज हैं ये अपने फोर्स में कैसे आती है, यानी कि इसको एक्सेप्ट कैसे करा जाता है और स्टार्ट इसका कमेंसमेंट कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो यूजेज है और फॉर्मेशन है वो कब होता है, जब बलवंत राय मेहता स्टडी टीम जो है एक रिकमेंडेशन देती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आई होप आपको पता होगा, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी आपको पता होगा, जो कि हम इसमें पढ़ ही रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता स्टडी टीम ने क्या करा, एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का रिकमेंडेशन दिया कि भाई यहाँ पर क्या बननी चाहिए, पंचायती राज बननी चाहिए, ठीक है। अब प्रीवियसली the term used were villages, पंचायत which was the self governing body at the village level। ये तो हम बात कर ही रहे हैं बहुत देर से कि पंचायत का मतलब क्या है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी है विलेज लेवल पर, ठीक है। अब जो पंचायती राज है इम्प्लाइज करती है द क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का क्रिएशन करती है विलेज लेवल पर, ठीक है। ब्लॉक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, इसके 3 टायर्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो बात चली है 3 टायर्स हो जाते हैं, या क्या रहेगी, यहाँ पर पंचायती राज रहेगा, यहाँ पर नगर समिति रहेगी, ठीक है, और यहाँ रहेगा जिला परिषद। इस तरीके से ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ठीक है। These bodies plays a vital role in rural administration in the present age। अब ये जो बॉडीज़ हैं यहाँ पर हमें बहुत मदद कर रही हैं क्या करने में, प्रेजेंट एज में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। जैसे कि हमने देखा है, हमने पंचायत सीरीज़ देखी है। अब पंचायत सीरीज़ में क्या होता है, अब इस पंचायत सीरीज़ में क्या होता है, हमने देखा है एक ग्राम पंचायत होती है, वहाँ पर पंचायत होते हैं, वहाँ सरपंच होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, एक सरपंच होता है, वो अपने गांव को क्या कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। अब वही एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने गांव का, जो कि आगे अपने गांव को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमने पंचायत सीरीज़ में देखा है उसी तरीके से हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पंचायती राज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करते हैं ये आज पंचायती राज, ठीक है। When more and more governments are working for the making of a welfare state, in fact, the power entrusted to these bodies really make a state democratic। यानी कि डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल, है ना, रूल ऑफ पीपल है ना। डेमोक्रेसी का मतलब हमें पता है कि रूल ऑफ पीपल है। अब यहाँ पर जब डेमोक्रेसी की बात चल रही है तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो बॉडीज़ हैं जैसे कि पंचायती राज हो गई, ठीक है, ये इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं ये सच में स्टेट को एज अ डेमोक्रेटिक बनाती हैं। क्यों, ये डेमोक्रेटिक सच में स्टेट को किस तरीके से बनाती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। ये मान लीजिए ग्राम सभा है और यहाँ पर एक लोग हैं, ठीक है, ये विलेज के लोग हैं।
तब ये जो विलेज के लोग हैं ये क्या हैं, ये यहाँ पर पंचायती राज में क्या होता है, ये अपने डायरेक्ट डिसीजंस लेते हैं पंचायत के साथ बैठकर। पंचायत के साथ बैठकर यहाँ लोग जो होते हैं क्या लेते हैं, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट पब्लिक रूल हो रहा है पंचायत राज में। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो बॉडीज़ हैं ये सच में स्टेट को एक डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ठीक है। इन इंडिया या इंडिया comprises state and union territories. These states are divided into district and in turn subdivided into tehsil for administrative convenience. The unit of local self-government in rural areas are village पंचायत, पंचायत समिति and जिला परिषद, जो कि हमने, या जिला पंचायत जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है जैसे कि इंडिया है ना, तो यहाँ ये इंडिया है। अब ये जो इंडिया है इसमें क्या हमने देखा, हमने जैसे देखते हैं, हम सब जानते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्री को उन्होंने अपने प्रोविंसेस को ऐसे हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक हमारा क्या है, ये कंट्री है, इस कंट्री को उसने क्या करा, एक प्रोविंस में बांटा। अभी एंशिएंट की बात चल रही है। ठीक है, इस प्रोविंस को बांटा, फिर प्रोविंस में उसने क्या बांटे, कुछ ज़िले बांटे, ज़िले के अंदर उसने तहसील रखी, तहसील के अंदर उसने रखे कुछ गांव। इसी तरीके से जैसे एंशिएंट में चलता आ रहा है, इसी तरीके से आज प्रेजेंट टाइम में भी है। तो वही सब कुछ थोड़ा फॉर्मूला चलता आ रहा है उसी तरीके से कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो एंड पर आएगी, रूरल गवर्नमेंट जो कि एकदम ग्रास रूट लेवल पर लोगों को ऊपर तक लेकर जाएगी या उनका मॉडर्नाइजेशन करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो डिवाइड हैं डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवाइड है उनकी तहसील में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर बाद में आती है हमें विलेज पंचायत। ठीक है, या पंचायत समिति कह लो उसको, या जिला पंचायत कह लो। ठीक है, The VP has been linked to Panchayat Samiti at the bloat and to the जिला पंचायत at the district level. VP यानी कि विलेज पंचायत हम क्या देखते हैं, लिंक टू पंचायत समिति। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये लिखा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो विलेज पंचायत है, ये लिखा है विलेज पंचायत, तो यही विलेज पंचायत जो है वो लिंक है पंचायत समिति से, वो लिंक है इससे। ठीक है, और अब हम अगर बात करें किसके बारे में, जिला पंचायत। अब ये जो जिला पंचायत है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिला, इसमें नाम ही जिला आ रहा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत होगी। प्रेजेंट पंचायत सिस्टम इज़ अ चैनल, ये जो प्रेजेंट का पंचायत सिस्टम है ये एक चैनल है, एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन पंचायत सिस्टम इन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट। द पॉलिटिकल सिस्टम एट पंचायत Raj is accepted to usher in a democratic setup when once it is established on the line expected by its promoters. It is Panchayat Raj that has brought about some degrees of the social changes. It increasing interest lies in activities such as agriculture, production, education, corporation and social and economic justice. तो यहाँ पर हमने ये जो पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन था डिस्कस दी मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस एट रूरल लेवल इन इंडिया। तो यहाँ पर हमने इसके मीनिंग देखा कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, फिर इसके हमने फीचर्स देखे यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। जो पंचायती राज है वो लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। पंचायती राज कैसी है, वो मैक्सिमम लोकल ऑटोनॉमी और मिनिमम सुपरविजन है। ठीक है, और जो इसके इंडिया के स्टेट्स हैं वो डिवाइड हैं यहाँ पर किन किन में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, जिला परिषद में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, और ये जो लीड होता है या कंट्रोल होता है हायर अथॉरिटीज़ होता है जो कि स्पेशली हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और यहाँ पर हमने बात करी ली है। और जो पंचायती राज हैं वो मॉडर्नाइजेशन करने में या लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने में काम आती है। जैसे कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करती हैं मिटाने में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, प्रोडक्शन, एजुकेशन, पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन देखा। पहले क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं तीसरे पर। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज किस तरीके से पावर में आते हैं या किस तरीके से फॉर्मेशन में आते हैं, तो हमें ये देखना है। The aim of British ruler was not to decentralize democracy। जो ब्रिटिशर्स थे उनका एम नहीं था कि वो डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर जो है वो नीचे स्तर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर भी रहे, कि सारी की सारी जो पावर है वो सेंटर के हाथ में ना रहे, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, वॉज नॉट टू डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी बट टू फैसिलिटेट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फैसिलिटेट करना चाहते थे कॉलोनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, कॉलोनी का एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से बढ़े वो ये भी चाहते थे, लेकिन अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज भी नहीं करना चाहते थे। अब जो फ्रीडम मूवमेंट आता है was concerned more with स्वराज for the country than with ग्राम स्वराज। तो जो फ्रीडम मूवमेंट था वो चाहते थे पूर्ण स्वराज कंट्री के लिए, जो कि ग्राम स्वराज के लिए भी थी। महात्मा गांधी ग्रेटली एडवोकेटेड ग्राम स्वराज बट नॉट ऑल द लीडर्स हैड द सेम व्यू पॉइंट। जो महात्मा गांधी थे उनकी सोच थी कि जो ग्राम स्वराज है उसको पहले एडवोकेट करना चाहिए, उससे क्या होगा जो हमारे विलेज यानी कि ग्रास रूट लेवल पर है वहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और वहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, उनको डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर उनको सेटअप करने का महात्मा गांधी का आइडिया था। लेकिन ऐसे जो आइडियाज़ थे या जो महात्मा गांधी के व्यू पॉइंट्स थे, ऐसे कुछ लीडर्स थे जो कि सारे लीडर्स सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कि एग्जांपल है उनमें से डॉक्टर अंबेडकर, हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्व दैट द विलेज वाज अ सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडनेस एंड कम्युनलिज्म। अंबेडकर कहते हैं कि जो विलेजेस हैं वो क्या हैं, उन विलेजेस में नैरो माइंडनेस है और क्या है वहाँ पर लोग इग्नोरेंस पर जीते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर है वो कहते हैं कि विलेज लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या होता रहता है वो क्या है, एक नैरो माइंडसेट है लोगों का, जहाँ पर विलेजेस को हम डेवलप नहीं करा सकते या उन पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उन्होंने ये चीज़ देखी, लेकिन गांधी चाहते थे कि यहाँ पर ग्राम स्वराज जो है वो पहले मिले, लेकिन अंबेडकर इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। ही ऑल्सो सेड, आई एम ग्लैड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्कार्डेड द विलेज एंड अडॉप्टेड द इंडिविजुअल एज इट्स यूनिट्स। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं ग्लैड हूँ कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा और उसमें विलेजेस को डिस्कार्ड करा और डिस्कार्ड हुआ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में और अडॉप्ट करा यहाँ पे इंडिविजुअल एज अ यूनिट्स। तो इसलिए यहाँ पर जब हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं विलेजेस को पर्सपेक्टिव को लेकर, तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने विलेजेस को किस में डाला या पंचायती राज को किस में डाला, डीपीएसपी में उन्होंने यहाँ पर उसको डाल दिया और कहा कि जो स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी में से देखकर जो पंचायती राज है वो फॉलो कर सकते हैं डीपीएसपी में से देखकर कि उनको किस तरीके से किस राह पर चलना है और किस तरीके से पंचायती राज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो यहाँ पर हम एवोल्यूशन देखते जा रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, किस तरीके से पंचायती राज का एवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा गांधी वर्सेस अंबेडकर के बारे में और ब्रिटिशर्स के बारे में देखा अब तक। अब हम यहाँ पर आते हैं आगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है यानी कि अपने स्टार्टिंग में कमेंसमेंट में आ जाता है, तो 1950 में
द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर रिप्लेस्ड अंडर द DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 40। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 40 के अंदर आते हैं, अंडर DPSP। ठीक है। द आर्टिकल सेज द स्टेट shall take step to organize village panchayat and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as unit of local government। तो यहाँ पर ये जो DPSP में आर्टिकल 40 है जो पंचायती राज के बारे में बात करता है, वो कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि जो स्टेट है यहाँ पर क्या कर सकती है, वो स्टेप ले सकती है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने में और उनको राह दिखाने में कि किस तरीके से जो विलेज पंचायत है या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपने आप को किस तरीके से फंक्शन में ला सकती है, अपने ऊपर किस तरीके से काम कर सकती है। एज इज़ वेल नोन द DPSP कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर DPSP में कुछ लिखा है और उसमें हम क्या कर दें, कोई DPSP में आर्टिकल है वो लागू ना हो पाए, तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, उसको एनफोर्स नहीं कर सकता, यानी कि उसको हम लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि जो DPSP हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स किसी के छिन जाते हैं या क्या हो जाता है, कोई फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं करता है, कोई लोगों को राइट नहीं देता है जो कि राइट्स फंडामेंटल राइट में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम अंडर आर्टिकल 32 में, अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉलो ना हुए हो, किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कराओ। लेकिन DPSP क्या कहता है, DPSP में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, इसीलिए उनको किस में रखा, पंचायती राज को DPSP में रखा कि अगर कोई पंचायती राज के अंडर जो भी काम आता है या पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है वो कंट्री में फॉलो नहीं हो पाता है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन पाता है या किसी गाँव में पंचायती राज नहीं बन पाती है, तो कोई भी उसको कोर्ट में ले जाकर नहीं जा सकता कि हमारी पंचायत नहीं बनाई जा रही है। Thus it was only accepted of the state that it would foster the development of पंचायती राज। यानी कि यहाँ पर हमने अभी ऊपर क्या देखा, जो पंचायती राज है वो कंट्रोल किसके द्वारा होती है, वो स्टेट के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या देख रहे हैं, जो पंचायती राज का डेवलपमेंट है वो कौन कराएगा, सीधा सीधा वो सारा किस पर एक्सपेक्टेड है, स्टेट पर एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन subsisted therefore over 4 decades. The 73rd amendment to the constitution had to be removed because of this. During these 4 decades, many committees were set up at different times for making recommendation for strengthening पंचायत, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि अब हमने ऊपर देखी, जिसका रिकमेंडेशन दिया था कि डिसेंट्रलाइज करो यहाँ पर डेमोक्रेटिक को। ठीक है, फिर आती है संथानम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंडिपेंडेंस के बाद। हमने स्टार्टिंग में देखा ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड कैसा था डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा गांधी और अंबेडकर को लेकर, फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें DPSP के अंडर हमने पंचायती राज को रखा आर्टिकल 40 में, और फिर हमने देखा जो कंट्रोल करेगा पंचायती राज को वो करेगा स्टेट। और फिर हमने यहाँ पर कुछ कमिटीज़ देखी। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन है एग्जामिन द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ पंचायती राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुई थी 1992 में। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि पंचायती राज के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे इसके बनने के बाद। हमने देखा पंचायती राज बनी, उसका एवोल्यूशन देखा, उसके डिबेट्स देखे। अब हम देखेंगे ये बन गई तो इसने क्या क्या अचीव करा अपने बनने के बाद।
जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन इंडिया बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस। थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस का मतलब है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस का मतलब है जैसे कि पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर थर्ड टायर में यहाँ पर जोड़ी गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर आती है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बना अब फिर गवर्नमेंट का या गवर्नेंस का थ्री टायर, इसको हम कहते हैं थ्री टायर ऑफ गवर्नेंस। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर थ्री टायर ऑफ गवर्नेंस बना, जिसको ऐड करा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अब यहाँ पर कुछ इसके कई सारे अचीवमेंट्स हैं पंचायती राज के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बनने के बाद। इसने क्या करा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करा ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का। इस पहले पॉइंट का मतलब क्या है? पहले पॉइंट का मतलब है जो पंचायती राज है, पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 73rd अमेंडमेंट की वजह से, यानी कि ग्रास रूट पर भी डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल गई और उसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ठीक है। और रेगुलर इलेक्शंस होने लगे इसके इसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से, और इस्टेब्लिश कर दिया एक थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एट द विलेजेस, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दिस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी बाय एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंश्योरिंग देयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक तो होता है इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग और एक होता है डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग। इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और फिर ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यहाँ जो हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स को आगे लेकर जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो होती है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, या इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग हो रही थी। डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो साथ में ही पंचायत के सामने अपने डिसीजंस को बता रहे हैं और अपने आप को डिफेंड करने में यूज़ कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने पंचायती राज को क्या दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये बन जाता है कि एक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो इसमें जो कीवर्ड है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आता है कि भाई पंचायती राज को क्या कर दिया, एम्पावरमेंट कर दिया ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि द अमेंडमेंट मैंडेटेड रिजर्वेशन of seats for scheduled caste, scheduled tribes, women. This has significantly increased the political participation and representation of marginal groups in local governance, leading to more inclusive development policies and practices. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कर दिया, एम्पावरमेंट कर दिया मार्जिनल ग्रुप्स को। मार्जिनल ग्रुप्स का मतलब है जैसे कि यहाँ पर बोला गया शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन्स को दी गई 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। यानी कि अब क्या हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से भी, और वुमेन को भी मौका मिला एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेने का और अपने अपने जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम को सबके सामने रखने का और उनके ऊपर कुछ हल निकालने का। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीज़ हुआ, रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हुआ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का लोकल गवर्नमेंट्स में, जिसने क्या करा, एक डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को लीड दी। तो ये हमने देखा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखा हमने इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। सेकंड हमने देखा एम्पावरमेंट दे दिया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। एम्पावरमेंट इस वजह से दे दिया क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है मैंडेट कर दी, रिजर्वेशन जो सीट्स थी वो मैंडेट कर दी वुमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यहाँ पर कर दिया एनहेंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि पंचायत have been vested with the responsibility of preparing plan for economic development and social justice and implementing schemes for various sectors such as agriculture, health, education and public work। तो यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को एनहेंस कर दिया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एनहेंस करता है। यहाँ पर पंचायती राज ने क्या करा, हेल्प करा कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों को क्या मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़े, जैसे कि डेवलपमेंट होना, सोशल जस्टिस का होना और इम्प्लीमेंट करना कई सारी स्कीम्स का जो कि सेंट्रल पर चल रही हैं, और सेंट्रल क्या करता है आगे उसको वे फॉरवर्ड करता है कि ये जो स्कीम्स है हमारे ग्रास रूट लेवल पर भी दी जाएं, और इन ग्रास रूट लेवल पर जब वो स्कीम देता है सेंटर तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पर पंचायती राज की होती हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्थ में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, पब्लिक वर्क्स में हो गया। जैसे कि हम एग्रीकल्चर में बात करें तो यहाँ पर लोगों को या फार्मर्स को एमएसपीज प्रोवाइड करा जाती हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड कराई जाती हैं। हेल्थ में हम देखें तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड चलता है, वो प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि रूरल लोगों को कराया जाता है, या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है। एजुकेशन में अगर हम बात करें जो स्कीम आती है वो आती है हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम, एक जो रूरल लेवल पर भी चलती है और अर्बन लेवल पर भी चलती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर चलती है। ठीक है, पब्लिक वर्क्स हो गया, और यहाँ पर जैसे कि मनरेगा हो गया या एमजी नरेगा, उसको कह देते हैं एमजी नरेगा। जो एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स है वो क्या करती है, एम्पावर करती हैं एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराने में मदद करती हैं। ठीक है, उनको एक लिवलीहुड प्रोवाइड कराने में मदद करती है जो कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस तरीके की एफिशिएंसीज को एनहेंस कराया पंचायती राज ने, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंड्स। The Act provide for the devolution of power and responsibilities to Panchayat at appropriate level, including the transfer of fund, function and functionaries. This devolution has enabled Panchayats to play a significant role in local government development, ensuring better allocation and utilization of resources and fostering accountability and transparency. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है पावर और फंड का डिवोल्यूशन हो रहा है। पावर और फंड के डिवोल्यूशन से क्या होता है, यहाँ पर जब ट्रांसफ़र ऑफ फंड होता है, फंक्शन होता है, पावर होती है, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का या लोकल एरियाज़ का जो भी लोकल बेस पर है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, बेटर एलोकेशन होता है, हर चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। अब जैसे कि हमने पंचायत सीरीज़ में देखा था, तो जो सरपंच होते हैं वो क्या करते हैं, फंड के लिए विधायक के पास जाते हैं फंड मांगने। तो जब उनको फंड मिलेगा तो वो क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे, है ना। तो जब इनके पास फंड आएगा तो वो रोड बनाएंगे, तो ये रोड क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ही तो है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंड्स, और उसका सही यूटिलाइजेशन होता है हमारा किस चीज़ में, लोकल डेवलपमेंट में। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि क्या कर दिया इसने, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, मैंडेट कर दिया द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। यानी कि क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लानिंग कमेटी बैठेगी, उसको मैंडेट कर दिया। ठीक है, टू कंसोलिडेट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। कंसोलिडेट करने के लिए जो भी प्लान्स या जो भी प्लान्स बने हैं पंचायत के द्वारा और म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लानिंग कमेटी बैठेगी। This has facilitated integrated and coordinated plannings at the district level। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने विलेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं उन प्लानिंग्स को देखकर। ठीक है, और डेवलप कर सकते हैं
लोकल एरियाज़ को अपने और नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं स्टेट की मदद के साथ और डिस्ट्रिक्ट की मदद के साथ। अब जो हमारा 6th पॉइंट आता है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये जो एक्ट है इसने क्या प्रोवाइड करा दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमेटी। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि एक कमेटी एस्टेब्लिश कराई गई जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरी कमेटी को भी मैंडेट करा इस एक्ट ने, जो कि है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये क्या देखेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो देखेगा कि जो पंचायत हैं उनके पास सही तरीके से पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो ये जो कमीशन है वो रिकमेंड करेगी कि भाई पंचायत को क्या देना चाहिए, फंड एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, द रिकमेंडेशंस ऑफ SFCs have contributed to greater financial accountability and transparency in the functioning of panchayats, enhancing their credibility and efficiency। तो यहाँ पर पंचायत के पास क्या हो जाती है, पंचायत क्या हो जाता है, एक अकाउंटेबल हो जाता है और उसको ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कमेटी है या कमीशन है उसको क्या प्रोवाइड करा रही है, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर पंचायत को क्या होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा उस फंड के लिए और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा उस फंड के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो हम आगे लिख सकते हैं इन फंड्स। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, कई सारे इनिशिएटिव्स जो हुए हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड ट्रेनिंग ऑफ पंचायत मेंबर्स एंड फंक्शनरीज। Improved training and capacity building program have enhanced the skill and capabilities of panchayat representatives, leading to better governance and administration at the local level। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो पंचायत कमेटी मेंबर्स होते हैं या जो पंचायत को चलाने वाले लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फंक्शनरीज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के पंचायत में, उनके लिए क्या कराई गई, ट्रेनिंग सेंटर्स कराए गए। ठीक है, प्रोग्राम्स चलाएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ एनहेंस हो जाए पंचायत को सही तरीके से चलाने के लिए। तो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स है, वो कराई गई। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पंचायत हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन implementing various central and state government schemes aimed at rural development, poverty एलिविएशन एंड सोशल वेलफेयर। जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि जो स्टेट या गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको चलाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पर पंचायत काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर देखा था एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एफिशिएंसी। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट में देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम बनाई हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कीम जानी चाहिए सब लोगों तक, है ना, सभी स्ट्रेटास के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो सभी स्ट्रेटा के लोगों तक कब पहुंचेगी, जब यहाँ पर पंचायती राज अपने लोगों तक उस स्कीम को नीचे इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर तब क्या होगा, फिर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जब होता है पंचायत का इन सब स्कीम्स में, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू सोशल ऑडिट्स, द अमेंडमेंट encouraged the practice of social audits to ensure community participation in monitoring and evaluating government schemes and program। यानी कि जो भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चल रही हैं उसको एवेल्यूएट करे या और मॉनिटरी करे। ठीक है, कम्युनिटी या पीपल करे, सोशल ऑडिट करे, लोग करें। ठीक है, उनके पास क्या होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसने क्या करा, फैसिलिटेट करा वुमेन एम्पावरमेंट को। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि सभी स्ट्रेटास के लोगों को इसने मार्जिनल ग्रुप के लोगों को एम्पावरमेंट करा, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अब देखेंगे फैसिलिटेट करा वुमेन एम्पावरमेंट को। यहाँ पर रिजर्वेशन करी
सीट्स वुमेंस के लिए, जो कि 1/3 सीट्स करी थी टोटल में से, जिससे वुमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़े लोकल गवर्नमेंट्स में, ठीक है। दिस हैड not only empowered women politically but also had a positive impact on issues related to health, education and social justice as women leader bring these concern to the forefront, ठीक है। जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि वुमेन जो फेस करती हैं, अगर उनको पंचायत राज में या लोकल गवर्नमेंट में क्या मिलेगा, अपना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उस रिप्रेजेंटेशन की मदद से वुमेन्स क्या कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फोरफ्रंट पर रख सकती हैं, सामने रख सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। फिर जब ये प्रॉब्लम सामने आएगी तो उनका फिर कुछ ओवरकम भी होता है, और क्या होता है उसका फिर वे फॉरवर्ड भी देखा जाता है। अब द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड ट्रांसफॉर्म्ड पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, मेकिंग इट मोर डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज बाय एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसका कंक्लूजन लिखा है जो भी हमने अभी तक ऊपर पढ़ा, ये इतना क्या लिखा है, इसका कंक्लूजन लिखा है जो हमने अभी तक पढ़ा। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर। ये हमने देख लिया क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ कमिटीज़ हैं, यू कैन ऑल्सो रीड आउट दीज कमिटी रिकमेंडेशन, बट वी हैव टू कम टू ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ गिव एन अकाउंट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, हमने यहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट देखी अभी तक, जो कि पंचायती राज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन अब हमें क्या देखनी है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट देखनी है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जैसे कि क्या होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर निगम होती हैं, नगर परिषद होती है, ठीक है। इस तरीके की जो आप देखेंगे हम लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देना है हमें, गिव एन अकाउंट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम मेजर रिफॉर्म इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर इनिशिएटेड इन 1948, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर D.P. Mishra initiated a reform in provinces where he abolished the dual structure of local government, one district administration and another local government with its rural and urban local government. This initiative extending the sphere of activity the district board to whole of the district administration and making the district collector the chief executive officer of the district board and the district staff as its own. यानी कि इसका क्या मतलब है, दिस रिफॉर्म डिवाइडेड द पावर into 4 classes 1, 2, 3 and 4, which range from full power of the district board advisory power. In all the cases, district board were to be taken into confidence. This scheme through had advantages of district board having full sovereignty on certain matters and having full control over the staff met with serve criticism at the central level. It was called as Central Province and Bearer Local Government Act. अब हम आगे बढ़ते हैं। 1973 में द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट वॉज रीट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उस पैराग्राफ में बोला गया, पहले जो क्या था हमारा लोकल गवर्नमेंट था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, 2 टायर्स में था, डुअल में, उसको हटाया गया। यहाँ पर एक सिंगल बोर्ड लाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाया गया। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था ये फुल्ली सोवरेन था, ठीक है, ये किसी न इसके ऊपर किसी का दबाव था, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं था, तो ये सोवरेन था। अब इसके सोवरेन होने की वजह से इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। क्यों? क्योंकि ये अपने क्या था, जो स्टाफ मेट्स थे उसके, ठीक है, बोर्ड के, उन पर क्या करता था, फुल कंट्रोल रखता था, और कुछ ऐसे मैटर्स होते थे उन पर भी कुछ फुल कंट्रोल रखता था। तब क्या होता है, 1973 में जो सब्जेक्ट होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का,
ठीक है, उसको दोबारा से रिट्रांसफ़र कर दिया गया किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग में। अब ये जो मिनिस्ट्री थी ये डील करती थी कुछ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, जो कि लोकल गवर्नमेंट के स्फेयर में आते थे। तो यहाँ पर क्या देखती थी ये मिनिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर डील करती थी। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग। तो ये जो मिनिस्ट्री है कुछ सब्जेक्ट्स को देखती थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को देखती थी, ठीक है, जो कि किसके स्फेयर में आते थे, लोकल गवर्नमेंट के स्फेयर में आते थे। यानी कि लोकल गवर्नमेंट में क्या सब्जेक्ट्स हैं उनको देखती थी और कुछ उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए थे उनको देखती थी, ठीक है। कलेक्शन एंड कोलिजन ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड to the urban local government in the state, Central Council of Local Self-Government, Town and Country Planning Organization, Urban Community Development, Improvement Trust, Training of Municipal Government Personnel, All India Mayors Conference, and advising the Ministry of Home Affairs on matters relating to local government in the Union Territories. तो यहाँ पर ये कुछ हमने क्या देखे, ऑर्गेनाइजेशंस देखे कुछ, ठीक है, बोर्ड्स देखे। तो यहाँ पर आगे क्या पढ़ेंगे हम, द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री वॉज चेंज टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जो यहाँ पर हमने अभी मिनिस्ट्री देखी, कौन सी मिनिस्ट्री देखी, द मिनिस्ट्री ऑफ वर्क एंड हाउसिंग। इस वाली मिनिस्ट्री को क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया गया, इसका नाम रखा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन सितंबर 1985। इसको यहाँ पर ये नाम से चेंज कर दिया गया इस मिनिस्ट्री को, ठीक है। इन रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन इशू with the creation of a separate department of urban employment and poverty alleviation on a March 1995, the ministry came to be known as Ministry of Urban Affairs and Employment. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि जो मिनिस्ट्री थी जो मिनिस्ट्री थी यहाँ पर उसको पहले उसका रीनेम करा गया, है ना, पहले उसका रीनेम करा गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्बन के इश्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इस अर्बन डेवलपमेंट में से हम ये वाले डिपार्टमेंट को सेपरेट कर देते हैं। कौन से डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो जो बाद में जाके मिनिस्ट्री बनती है, जो बाद में इसके बाद निकालने के बाद जो मिनिस्ट्री आती है, उसका नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। द मिनिस्ट्री हैड 2 डिपार्टमेंट। इस मिनिस्ट्री के पास 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ये जो 2 डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट दोबारा से मर्ज होते हैं 1999 में। पहले सेपरेट होते हैं कब, पहले ये सेपरेट होते हैं 1995 में दोनों डिपार्टमेंट, फिर 1999 में दोनों डिपार्टमेंट फिर से मर्ज होते हैं 9 अप्रैल को, ठीक है। एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज देयर टू द नेम हैज़ ऑल्सो बीन रिस्टोर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो इसका पहले से नाम था। दिस मिनिस्ट्री वॉज बाइफरकेटेड इंटू 2 मिनिस्ट्री। अब ये जो मिनिस्ट्री है ये वाली, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये बाद में ये अब 1999 के बाद आगे और 2 मिनिस्ट्रीज़ में बाइफरकेट होती है जो इसके अंडर आती होंगी। एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, दूसरी आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब तक सिर्फ सेम चल रहा है, ऊपर से लेके अभी तक सेम चल रहा है। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, फिर से मर्ज हो रही हैं, फिर डिवाइड हो रही हैं और फिर से मर्ज हो रही हैं, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट इसमें 2 वही हैं, मिनिस्ट्रीज़ वही हैं। These 2 ministry were again merged into 1 ministry। अब ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं
ये आगे जाके फिर दोबारा से मर्ज हो जाती हैं 2000 में, जिसका नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन विद 2 डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट बनते हैं इसमें दो, पहले 2 मिनिस्ट्री बनी थी, अब डिपार्टमेंट बनते हैं 2, जिसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन। सेम वही चल रहा है, सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये मिल रही है, ये डिवाइड हो रही है, मिल रही है, ये डिवाइड हो रही है। अब दोबारा से जाके दोबारा बाइफरकेट हो जाती है ये मिनिस्ट्री, दोबारा बाइफरकेट हो गई तो फिर से ये दोनों मिनिस्ट्री बन गई। पहले डिपार्टमेंट इन दोनों में से बने, फिर ये डिपार्टमेंट आगे जाके मिनिस्ट्री बने, फिर ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जाके दोनों से फिर एक मिनिस्ट्री बनी, फिर 2 डिपार्टमेंट बने, फिर इस तरीके से इसमें बाइफरकेट होते चले गए। नाउ अब ये जो मिनिस्ट्री है इसको क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अब जो इसका नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। Urban local government till 1992 was the responsibility of the Department of Local Self Government in the state। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट था वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1992 तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टेट में, ठीक है, जैसे कि अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं। एट द स्टेट लेवल अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट डील्स विद सब्जेक्ट विच आर द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ द अर्बन डिपार्टमेंट। तो स्टेट लेवल पर ही कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट थे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो कि डायरेक्ट डील करते थे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के जो कि अर्बन गवर्नमेंट के होते थे। इन एडिशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो एडिशन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, in addition to Department of Local Self-Government, the functional department in the Secretariat administrator the various components of urban development. Thus, water supply, drainage and sewage, road construction, land acquisition and development, housing हो गया, slum cleaner हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कई सारे सब्जेक्ट्स आते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में या अर्बन गवर्नमेंट के अंदर में। As it's to be expected under such a fragmentary arrangement, the urban affairs do not get viewed as one integrated function. Consequently, there is a haphazard and piecemeal development bearing an imprint of lack of coordination। तो जैसे कि हमने देखा कोऑर्डिनेशन इन रहा है इन मिनिस्ट्रीज़ में, कभी बनी फिर जुड़ी फिर टूटी फिर जुड़ी, तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन इनमें नहीं रहा। इट इज़ देयरफॉर नॉट अनयूजुअल टू फाइंड द ड्वेलिंग हाउसेज इन द टाउन फुल्ली कंप्लीटेड येट रिमेनिंग अनऑक्यूपाइड फॉर से वांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर सप्लाई और इवन बोथ। दिस इज एन unavoidable waste। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नीड ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स डिफरेंट बॉडीज़। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको क्या चाहिए, अपने डिपार्टमेंट्स में, अपनी डिफरेंट बॉडीज़ में एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि वाटर सप्लाई ना होना, इलेक्ट्रिसिटी ना होना। अगर ये इनका सारा सबका कोऑर्डिनेशन सही हो जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। अब द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इतना कॉम्प्लेक्स तो उसका भी नहीं था जिसका पंचायती राज का था। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम अभी ऊपर देख कर आ रहे हैं, पहले जुड़े फिर टूटे, जुड़े फिर टूटे, इस तरीके का। और ये जो यहाँ पर इमेज है, जो कमिटीज़ है, मेजर रिकमेंडेशन कमिटीज़, वो इनका एक्सटेंशन है, जो यहाँ पर लिखी है वो इसका एक्सटेंशन है। तब हम बढ़ते हैं आगे। राइट अ नोट ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। हमने देखा स्टार्टिंग में कि इस अमेंडमेंट के बाद क्या अचीवमेंट्स हुए। अब हमें क्या करना है, इसी पर ही नोट लिखना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या करता है, आर्टिकल 40 को इम्प्लीमेंट करता है डीपीएसपी के अंडर, जो कि कहता है स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो दैम with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। ये हमने ऊपर देखा पूरा। It made पंचायत system justiciable
इट मेड पंचायत सिस्टम जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ यानी कि इसने क्या बनाया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायत को एक जस्टिशिएबल पार्ट बनाया, जो कि एक क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि पंचायती राज को एनेक्ट कराना ही पड़ेगा एक्ट के तहत। ठीक है। इट एडिड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल द पंचायत। ठीक है। कवरिंग प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या करा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पर ऐड कराया एक पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिसका टाइटल था द पंचायत, जिसमें इसके जो आर्टिकल्स हैं या जो प्रोविजंस है वो आते हैं 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, 243 ओ तक तो हमने देखा। एंड अ न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट्स विद इन द फंक्शंस ऑफ पंचायत। सम ऑफ द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू लॉ आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, यानी कि क्या होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए न्यू लॉ बनाने के लिए, उसमें पंचायत में। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, यानी कि 5 मेंबर्स ऑफ कमेटी होनी चाहिए, 5 मेंबर का बोर्ड होना चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ 3 टायर पंचायत राज स्ट्रक्चर, जिला, ब्लॉक और विलेज लेवल, जो कि हमने देखा जिला परिषद, ठीक है, पंचायत समिति और विलेज लेवल पर जो थी विलेज पंचायत। ठीक है, इस तरीके से तो ये होनी चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट्स एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि जो लोग हैं अपने इलेक्टर्स को डायरेक्टली चूज करें। ठीक है। मिनिमम एज होनी चाहिए कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन में पंचायती राज के लिए, जो कि है 21 ईयर्स। 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए पंचायती राज के। ठीक है। अब जो चेयरमैन की पोस्ट होती है जिला पे या ब्लॉक लेवल पर, वो क्या होनी चाहिए, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होनी चाहिए। ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होनी चाहिए, यानी कि ये जो लोग हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के जीत के गए हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जिला और जो ब्लॉक लेवल के चेयरमैन्स हैं उनकी पोस्ट को इनडायरेक्टली फिल करा जाए। देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन पंचायत इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, एंड वुमेन्स के लिए यहाँ पर 1/3 सीट्स हैं। इलेक्शन कमीशन टू बी सेटअप इन ईच स्टेट्स टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कराने के लिए यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में हम जान रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अगर हमें जानना है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन होती है वो सेंटर और स्टेट के लिए, दोनों के लिए क्या कराती है, इलेक्शंस कराती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 324। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट लेवल और जो ये पंचायती राज है, इनके लिए अलग इलेक्शन कमीशन आती है। अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टेन्योर होता है वो भी 5 साल का होता है। ठीक है, इफ़ डिज़ोल्व अर्लियर, यानी कि अगर ये अर्लियर पहले ही 5 साल से पहले ही डिज़ोल्व हो गई तो इसके लिए फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जो हम ऊपर देख कर आए थे, जो कि पंचायती राज का सारा फंड देखेगी, ट्रांसफर ऑफ फंड देखेगी, जितना भी फंड से रिलेटेड काम है वो सब देखेगी। इस सेटअप इन ईच स्टेट एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बननी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बननी चाहिए। ठीक है। गिविंग वोटिंग राइट टू मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दीज बॉडीज, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये तो हम ऊपर देख कर आए हैं, दोबारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको
काट देते हैं, ठीक है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फाइनेंशियल पावर इन रिलेशन टू taxes, leave fees, etc. and effort shall be made to make पंचायत autonomous bodies। अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको क्या देना चाहिए, फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए, जैसे कि टैक्सेस लेना, लीव फीस लेना, ठीक है, जिससे जो पंचायती राज है, जो पंचायत हैं, इनको क्या होना ना पड़े, इनको डिपेंड ना होना पड़े सेंटर पर या स्टेट पर फाइनेंस के लिए, ये अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी बन जाए, एक फाइनेंशियल इनकी स्टेबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन देखा, यहाँ पर हम देखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994, जिससे हमारा क्या आया, म्यूनसिपैलिटीज़ आया, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर आई, ठीक है। तो अब हमें इतना पढ़ना है अभी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 जो इंट्रोड्यूस हुआ पार्ट 9A में कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने देखा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ किसमें, पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये पार्ट 9A में इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो कि डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ को। इसके आर्टिकल्स में 243 P से लेकर 243 ZG तक। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो नोन एज नगर पालिका एक्ट, ये जो अमेंडमेंट है इसको नगर पालिका एक्ट भी कहा जाता है, केम इन टू फोर्स ऑन 1 जून 1993, ठीक है, 1993 में फोर्स में आई, बना 1992 में, फोर्स में 1993 में आई। इट हैज़ गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसने क्या दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को, और ब्रॉट दैम अंडर द जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। States were put under constitutional obligation to adopt municipalities as per system and enshrined in the constitution। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले हम देख रहे हैं विलेज लेवल पर हमने देखा, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर बन रही हैं, स्टेट लेवल पर बन रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बन रही है। तो ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ये मैंडेट है, यानी कि ओब्लिगेशन है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, के स्टेट को यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो रिकमेंडेशन या सजेशन है आई कई सारी कमीशंस के द्वारा या कमेटी के द्वारा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी, ठीक है, फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव द अर्बन बॉडीज रिजल्टेड इन द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट। कई सारी कमिटीज़ के बाद, कई सारे रिकमेंडेशंस के बाद यहाँ पर जाके जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा कई सारी कमिटीज़ को, इनके रिकमेंडेशंस के बाद इम्प्रूव करने के लिए अर्बन बॉडी को, तो यहाँ पर क्या आता है रिजल्ट में, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1924 में, ठीक है। अर्लियर यानी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो फ्री थी मैनेज करने में उसकी लोकल बॉडीज़ को जैसे वो चाहती थी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी उस तरीके से वो अपनी लोकल बॉडीज़ को चलाती थी, जैसे कि फिर चाहे वो पंचायत राज हो गया हो या क्या हो गया हो, अपना म्यूनसिपैलिटी हो गया हो, ठीक है। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट आई, जब ये अमेंडमेंट आई उसके बाद क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न बन गया फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, एम्पावरमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ किसी एक्ट के द्वारा बनी गई हो, ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी एक्ट के द्वारा बनी गई उसको हम स्टैट्यूटरी कहेंगे। तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है वो एक्ट बना, यानी कि स्टैट्यूटरी बना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्लिग्ड है क्या करने में, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने में, उसके फंक्शन को करने में, उसकी एम्पावरमेंट को करने में और उसके एस्टेब्लिशमेंट को करने में, ठीक है। द मेन provision of this act can be grouped under 2 categories। ये जो प्रोविज़न है इसको हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, 2 ग्रुप ऑफ कैटेगरीज में रख सकते हैं, कंपलसरी और वॉलेंट्री। सम ऑफ कंपलसरी प्रोविजंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी हैं जिसके ऊपर स्टेट कुछ नहीं कर सकता, स्टेट को काम करना ही करना है, ठीक है, स्टेट को क्या करना है, काम करना ही करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, कुछ वॉलेंट्री है, यानी कि
कर भी सकते हैं स्टेट, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कंपलसरी के बारे में देखेंगे। कुछ ऐसी कंपलसरी चीज़ें हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन स्मॉल, बिग एंड वेरी बिग अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, जो स्मॉल, बिग या वेरी बिग, जो ऐसे क्या हैं अर्बन एरियाज़ हैं, उनके लिए क्या बनाई जाए, उनके लिए क्या बनाई जाए, नगर पंचायत बनाई जाए, उनके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल बनाई जाए और उनके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाए। ये बनानी ही बनानी है, ठीक है, ये क्या है, कंपलसरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें भी सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके रफली पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। सीट्स जो वुमेंस के लिए हैं इसमें भी रिजर्व होनी चाहिए, इसमें भी 1/3 सीट्स रिजर्व हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, कंडक्ट कराएगा, जो कि पंचायत राज बॉडी के इलेक्शंस, ठीक है, जैसे कि हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्शन टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, जैसे कि नगर निगम हो जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन हो जाती है, म्यूनसिपल काउंसिल्स हो जाती हैं, इनके भी जो इलेक्शन है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, जैसे कि वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर किसकी इलेक्शंस कराता है, पंचायती राज की इलेक्शंस कराता है। इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन आएगा, ठीक है, क्या करेगा, जो कि डील करेगा फाइनेंशियल अफेयर्स को किसके, पंचायती राज बॉडीज़ के, ऑल्सो लुक इनटू द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़ या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। टेन्योर जो होगा यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ का कि क्या है, फिक्स्ड है, जैसे कि हमने पंचायती राज में देख 5 साल का, तो यहाँ पर भी 5 साल का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है, डिजर्व हो जाती है ये पहले ही, जैसे हमने देखा उसमें, तो यहाँ पर भी 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शंस कराने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वॉलंटरी चीज़ें आ जाती हैं या वॉलंटरी प्रोविजंस आ जाते हैं, जो कि बाइंडिंग नहीं है किस पर, स्टेट पर, कि भाई स्टेट को ये कराना ही कराना है। तो यहाँ पर वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो हैं जैसे कि गिविंग वोटिंग राइट्स टू बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया, फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड कराई, जैसे कि टैक्सेशन, ड्यूटीज़, टोल्स और फीस एक्सेट्रा, जो कि हमने अभी पंचायती राज में भी देखा था कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना और ऑटोनोमस बनाने के लिए, ठीक है, उनको पावर दी गई। मेकिंग द म्यूनिसिपल बॉडीज ऑटोनोमस एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू these bodies to perform some of all of functions enumerated in the 12th schedule added to the constitution through this act. In accordance with the 74th amendment, municipal corporations and municipalities are now regulated in fairly uniform manner in all the states. However, you must remember that local self-government continues to be a subject in the state list. Thus, the 73rd and 74th Amendment provide framework for the state in represent of local government. Thus, each state has its own election commission which could conduct election to all local bodies after regular interval of 5 years. Each state has its finance commission to regulate finance of local bodies. Seats are reserved. ये जो सब हमने पढ़ लिया, ये सब हमारा क्या था, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा था कंक्लूजन, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, जो हम ऊपर देख कर आए हैं। तो यहाँ तक हमारा था पार्ट 1, जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं, इतने क्वेश्चंस करे, इसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करे हैं। तो सिर्फ अब हमारा आएगा नेक्स्ट, जो कि होगा पार्ट 2 इसी चैप्टर का। सिर्फ हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, 2 पार्ट्स में। यहाँ पर हम अपना पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, और ये भी जान लेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ इसका अब आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे और अपने चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।